हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉमर्स हब इंस्टीट्यूट। तो आज हम कुछ बात करने वाले, एक तो हमारे सिलेबस से रिलेटेड कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर हमारी क्लासेस का टाइम शेड्यूल क्या है, किस तरीके से रहता है। तो मैं आपको थोड़ा उनका टाइम शेड्यूल बता दूं। हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही हैं, जूनियर अकाउंटेंट, इनकी क्लासेस में हम सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास कॉस्टिंग है, ठीक है, एक हमारे पास अकाउंट है, एक हमारे पास टैक्स है, एक हमारे पास ऑडिटिंग है। मेनली जो सब्जेक्ट हैं वो आपके पास ये हैं। ठीक है, इसमें से हमने अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, टैक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें एक दो दो वीडियो भी चढ़ा दिए गए हैं। आज मैं ऑडिटिंग की क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कॉस्टिंग अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। अब मैं इनका टाइम शेड्यूल आपको बता दूं। हमारी डेली अकाउंटिंग की जो क्लास है, जो यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, उसका टाइमिंग रहेगा इवनिंग इवनिंग 7। ठीक है, शाम को 7 बजे अकाउंट की क्लास अपलोड की जाएगी। इवनिंग 8 o'clock, इवनिंग में 8 बजे हमारी टैक्स की क्लास अपलोड की जाएगी। और ऑडिटिंग की क्लास जो है वो हमारे पास डेली इवनिंग 9 o'clock अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासेस हमारे अपलोड होने वाली। ये पूरा शेड्यूल टाइमिंग जो रहेगा ये कल से रहेगा। ठीक है, अभी तक तो हमने जो क्लासेस चढ़ाई है उनका कोई टाइमिंग हमने आपको डिस्क्राइब नहीं किया डेली हम क्लासेस चढ़ाने से। ठीक है, तो अब से इनका टाइमिंग फिक्स रहेगा। अकाउंट की क्लास इवनिंग में 7 बजे चढ़ाई जाएगी, टैक्स की 8 बजे और ऑडिटिंग की 9 बजे। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो 2-4 दिन में हम और आपको बताएंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें चेंजेस नहीं होगा, फिर भी अगर होता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो आज अपन एक नया सब्जेक्ट लेने वाले हैं, ऑडिटिंग। क्लियर? तो इस टाइम को आप नोट कर लें। ऑडिटिंग में स्टार्ट करते हैं। सबको पता है ये जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए कौन फॉर्म भर सकता है? सिर्फ ग्रेजुएट फॉर्म भर सकते हैं, वो भी किस फील्ड से? कॉमर्स फील्ड से, यानी बीकॉम करने वाले ही इसके लिए अब एलिजिबल होंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब चलिए, ऑडिटिंग सब्जेक्ट आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ऑडिटिंग यानी कि इसे हिंदी में कहें तो अंकेक्षण, ये हम सब ने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। कई बच्चों ने थियोरटिकल पढ़ रखा है, कई बच्चों ने थोड़ा इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है वो भी पढ़ रखा है। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ऑडिटिंग के अंदर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं जैसे मान के चलूँ वैसे आप भी मान के चले कि आपको भी कुछ नहीं आता, तब भी हम बेसिक से स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगे। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट के कंप्लीट सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करूंगा उससे में से क्वेश्चन बनने वाले। ठीक है, तो अच्छे से इसको रीड करिएगा। चलिए बात करते हैं अब अंकेक्षण की। ऑडिटिंग एक्चुअल में है क्या? हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड ही होता है ऑडिटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग जो होती है उसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हम जब लेखांकन का कार्य करते हैं, लेखांकन, तो लेखांकन के कार्य में हम अकाउंटिंग करेंगे कंप्लीटली, और हम क्या तैयार करेंगे लेखांकन के कार्य से? हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का, वो हमेशा अपने पास में वित्तीय विवरण तो तैयार करेगा ही करेगा, डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि कई बिजनेस होते हैं जो वित्तीय विवरण में कुछ जानबूझकर हेराफेरी करके, ठीक है, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं हेराफेरी करने के। टैक्स बचाना पर्पज हो सकता है, या प्रॉफिट को ज्यादा शो करना पर्पज हो सकता है। कई लोगों का ये भी पर्पज होता है कि प्रॉफिट को कम कर दें। तो इस तरीके से जो वास्तविक स्थिति होती है वो लोगों को, सॉरी, वो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, यानी कंपनी की जो वास्तविक स्थिति होती है वो कहाँ से पता चलती है अपने को? एक्चुअल में वित्तीय विवरण से। लेकिन ये वित्तीय विवरणों में कुछ मिथ्या वर्णन करते हैं, यानी कि कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ फ्रॉडुलेंट इसमें एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से पूरे वित्तीय विवरण को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और चेंज करके जो वास्तविक स्थिति है उसको छिपा लेंगे, रियल कंडीशन जो होती है, और कुछ दूसरी स्थिति निकाल देते हैं, है ना। तो वित्तीय विवरणों में ये चीजें बहुत सारी देखी गई, इसके कारण कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने फ्रॉड्स भी किए। ठीक है, तो हमारे जो लेखांकन है इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। एक जो व्यवसाय होता है, कोई भी अगर बिजनेस होता है, व्यवसाय, एक व्यवसाय के ऊपर कौन विश्वास करता है और कैसे विश्वास करता है, इसकी चीज के ऊपर समझना पड़ा। एक बड़ी कंपनी, वो अपने वित्तीय स्टेटमेंट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वित्तीय विवरण बनाती है, और पब्लिक को बोलती, देखिए साहब ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, वित्तीय विवरणों में 3 चीजें आती है मेनली। एक तो आता हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, एक आता बैलेंस शीट। ठीक है,
अगर किसी भी कंपनी में कि कंपनी कितनी अच्छी चल रही है कितनी खराब चल रही है, ये आपको अगर जानना है तो उस कंपनी के वित्तीय विवरण चेक कर सकते हैं। वित्तीय विवरण यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इन चीजों से आपको दो चीजें पता चलती हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो होता है वो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको बताता है कि ये जो बिजनेस चल रहा है ये प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज बैलेंस शीट जो होती है ये हमें बताती है कि उस बिजनेस के पास कितने एसेट्स है और उस बिजनेस के पास में कितनी लाइबिलिटीज। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। वो कंपनी पैसा कहाँ से लेती है? कंपनी पैसा लेती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक्स वगैरह से लोन के रूप में, या फिर वो पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक से बोलती है कि आप हमारी कंपनी में बाय द वे ऑफ शेयर या डिबेंचर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, यानी हमारी कंपनी के शेयर्स लीजिए, हमारी कंपनी के डिबेंचर्स लीजिए। अब पब्लिक कैसे विश्वास कर ले कि ये कंपनी फ्यूचर में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगी, है ना? कंपनी बोलती है आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, हम अच्छा खासा आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। ठीक है, ओवरव्यू समझिएगा इसका, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आप ऑडिटिंग में आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो कंपनी को अब क्या है, कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, तो कंपनी की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर है। तो कंपनी क्या करती है, अपनी इस स्थिति में थोड़ी हेर बदल करती है। ठीक है, अच्छे खासी नॉर्मल से अगर कोई प्रॉफिट कमा रही है उसको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट शो करके क्या करती है, लोगों को, पब्लिक को बताती है, कहती देखिए ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमने आज तक इतना अच्छा अच्छा प्रॉफिट कमाया। जबकि वास्तविक स्थिति क्या होती है, इन्होंने प्रॉफिट बहुत ही कम कमाया होता है और जो वास्तविक स्थिति होती है उसको ये छिपा लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी कर दी और वो वास्तविक स्थिति को तो छिपा लिया और फ्रॉड वाली एक्टिविटी जो थी, जो इनको करनी थी, वो चीज आपको इन्होंने स्थिति दर्शा दी। जैसे एक कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 1 लाख रुपए, इसने अपने इन अकाउंट्स में गड़बड़ी करके लोगों को शो कर दिया इस कंपनी का प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब बताइए कंपनी शो कर रही है कि उसका 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो क्या लोग अब पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में या अब पैसा इन्वेस्ट करेंगे? तो जब 1 करोड़ की कंडीशंस दिखाएंगे तब कंपनी में क्या होगा, पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। क्लियर? तो देखिए अब अगर हम बात करें कंपनी की जो कंडीशंस जो उन्होंने शो करी, ये इसका पर्पस क्या था, क्या क्यों कंपनी ने 1 लाख के प्रॉफिट को गड़बड़ी करके 1 करोड़ रुपए का कर दिया? ये इसलिए किया कंपनी ने क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी को पैसा पब्लिक से तब मिलेगा जब वो कंपनी अपनी स्थिति पब्लिक को बहुत ही अच्छी दिखाएगी। ठीक है, तो कई ऐसी फ्रॉड एक्टिविटीज होने लगी, कंपनी ने अपनी वास्तविक स्थितियों को छुपाना प्रारंभ किया और फालतू की ये जो चीजें थी ये इनको लोगों को शो कर दिया और लोगों से पैसा लेने लगे। लोगों से बहुत ज्यादा पैसा लेके क्या हुआ, इन्होंने कंपनी में लगाया और कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली जाती और शेयर होल्डर्स को भी बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ता था वहां पर। ठीक है, तो अब देखिए इस कंडीशंस के अंदर हुआ क्या, एक कंपनी ने जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी इसकी वजह से कंपनी तो लॉस में गई। ठीक है, वो शेयर होल्डर्स का भी पैसा लेके डूब गई। ये सारी स्थिति कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सारी स्थिति यहाँ से स्टार्ट हुई कि ये जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शा पाए। ठीक है, अगर ये वास्तविक स्थिति को दर्शा पाते तो लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं, या इतना नहीं करते जितना उनको करना चाहिए था। ठीक है, नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन होने पर जब कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बहुत ही ज्यादा शो कर दिया तो लोगों ने पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे दोनों को नुकसान हुआ, कंपनी को भी नुकसान हुआ और वो जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया उनको भी नुकसान हुआ। ये स्थिति कब हुई, ये स्थिति तब हुई जब इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वित्तीय विवरण है, ये सही स्थिति प्रकट नहीं कर रहे थे, यानी इन्होंने झूठी स्थिति दर्शाई लोगों को और लोगों ने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये तो एक छोटा सा कारण है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपकी वित्तीय विवरण गलत होते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, सबको प्रॉब्लम्स होती है, कंपनी को भी प्रॉब्लम्स होती है, शेयर होल्डर्स को भी प्रॉब्लम्स होती है ना? तो अब उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, ये जो भी स्थितियां तैयार की जा रही हैं कंपनीज के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, ये जो बनाए जा रहे हैं, एक काम करते हैं इसकी रीचेकिंग करवाते हैं या इसको रिव्यू करवाते हैं। ठीक है, कि आपने अपने वित्तीय विवरण सही तरीके से बनाए या फिर नहीं बनाए। ठीक है, तो उन्होंने ये काम दे दिया एक आदमी को। ठीक है, तो ये जो काम होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं इन कंपनी के, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस क्या करो, रीचेक करवाओ या फिर रिव्यू करवाओ या इनकी रीवैल्यूएशन कराओ, वापस इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, कि ये चीजें सही है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो गवर्नमेंट ने ये चीज बोल तो दी। ठीक है, तो ये जो रिव्यू करने का काम होता है ना, ये रिव्यू करने का काम ही होता है अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग।
तो इन शॉर्ट कहा जाए तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा, ऑडिटिंग का मतलब होगा जो वित्तीय विवरण आपने तैयार कर रखे हैं उसकी एक निष्पक्ष जांच की जाएगी, ठीक है, स्वतंत्र जांच की जाएगी जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं होगा और ये देखा जाएगा कि आपके वित्तीय विवरण सही है या फिर नहीं। अगर आपके वित्तीय विवरण गड़बड़ पाए जाते हैं तो आपकी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि सत्य और सही स्थिति प्रकट नहीं कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑडिटिंग में बहुत यूज में लेने वाले अपन आगे इसको, तो याद रखें इसको, सत्य व सही दशा, कि ये सत्य और सही दशा प्रकट नहीं करती। और अगर इसमें सारी चीजें सही हैं तो हम कहेंगे ये सत्य और सही दशा प्रकट कर रही है। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा ट्रू एंड करेक्ट, कि इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड करेक्ट कंडीशन शो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बना रखे हैं या जिसने भी किसी ने बनाए हैं इसकी वापस रीचेकिंग की जाएगी, वापस जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में इस पे एडवाइस दी जाएगी एक व्यक्ति के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा, ठीक है, या एक पूरा इंस्टीट्यूशन हो सकता है उसके द्वारा, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड ऑडिटिंग, ठीक है। तो ऑडिटिंग क्यों आई अस्तित्व में, तो उसका रीजन आपके सामने ये सारी कंडीशंस थी। अब हम पढ़ते हैं ये जो शब्द है ना ऑडिटिंग, ये ऑडिटिंग आया कहां से। अंकेक्षण शब्द जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का। तो ऑडिटिंग जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, जिसमें लैटिन भाषा में इसको बोला गया ओडायर। ओडायर का मतलब प्राचीन काल में इसका मतलब ऐसे तो होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। लैटिन भाषा का शब्द है ओडायर जिसका मतलब होता है सुनना। प्राचीन काल में ये चीज सही थी कि अंकेक्षण को अपन क्या बोलते थे, सुनना, ये चीज सही है। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ सुनना ही अंकेक्षण नहीं, यानी सिर्फ हम सुन रहे हैं ये चीज सही नहीं है, हमें इन डेप्थ जाके उन चीजों को वापस रीचेक करना पड़ेगा। तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे ऑडिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ऑडिटिंग जो शब्द है, अंकेक्षण जो शब्द है, ऑडिट जो शब्द है वो कहाँ से आया। लैटिन भाषा का शब्द है ओडायर जिसका अर्थ क्या होता है, सुनना। क्लियर। अच्छा और अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण एक कार्य है, अंकेक्षण एक कार्य है और इस कार्य को करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। जो व्यक्ति ये कार्य करता है यानी जो पर्सन ये कार्य करता है उसको अपन बोलते हैं ऑडिटर, ठीक है। ये काम हो गया हमारा ऑडिटिंग। तो कार्य करने वाला जो होगा, कार्य करने वाला व्यक्ति जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अंकेक्षक बोलेंगे। अब अपन फ्यूचर में पढ़ने वाले बहुत सारी चीजें हैं कि अंकेक्षक की योग्यताएं क्या होती है, अयोग्यताएं क्या आती है, तो ये सारी चीजें बहुत आगे की होती है, ठीक है। तो मेनली चीज अपन क्या पढ़ेंगे आज अपन इसका बेसिक कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, फिर अपन इन डेप्थ भी जाएंगे, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दो चीजें अभी हमने पढ़ ली, अंकेक्षक कौन होगा और अंकेक्षण का कार्य किसे कहा जाता है, ठीक है। अब अंकेक्षण में मेनली चीजें क्या क्या देखी जाती है वो ध्यान देना। मुख्य कार्य क्या होते हैं अंकेक्षण के, मुख्य कार्य किसके, अंकेक्षण के। अंकेक्षण, अंकेक्षण का मुख्य कार्य, सबसे पहला इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपके सारे लेखे चेक करेगा, आपके सारे अकाउंट्स चेक करेगा। और ये जो अकाउंट्स चेक करेगा ये किसके आधार पर चेक करेगा, जनरल प्रविष्टियों के आधार पर, कि आपने जो लेखे बनाए हैं, ठीक है, जो लेखे तैयार किए गए हैं, लेखे तैयार किए गए हैं वह जनरल प्रविष्टियों के आधार पर किए गए हों, प्रविष्टियों के आधार पर किए गए हों। तो पहला ही काम क्या हो गया कि हमारा जो भी लेखे यानी जो भी अकाउंट्स बनाए रखे हैं आपने, अकाउंट्स यानी यहाँ पर अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जो भी आपने अकाउंट्स बना रखे हैं वो अकाउंट्स आपके जनरल प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किए होने चाहिए। सबसे पहला काम ये देखेगा, देखे किस तरीके से तैयार किया जाए। दूसरी चीज में देखी जाती है कि आपने जो जनरल प्रविष्टियां कर रखी है, ठीक है, जो भी प्रविष्टियां की गई हैं, जो भी प्रविष्टियां की गई हैं उनके लिए आपके पास साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, उनके लिए साक्ष्य मौजूद हों, ठीक है, मौजूद हों। यानी ऐसे आपने कोई जनरल एंट्री नहीं कर दी, अगर आपने कोई जनरल एंट्रीज करी है तो उसके लिए आपके पास में क्या होने चाहिए, एविडेंस मौजूद होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर वर्ड यूज में ले लेता हूँ एविडेंस, एविडेंस। तो पहली चीज तो क्या देखेगा कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए वो प्रविष्टियों के आधार पर किए गए हों।
दूसरा है बोलेगा जो भी प्रविष्टियां की गई उनके लिए आपके पास साक्ष्य मौजूद होने चाहिए। तीसरी चीज कि लेखांकन करते वक्त कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई हो, कोई भी या कोई भी लेन देन छोड़ा ना गया हो, छोड़ा ना गया हो, ये चीज देखी जाएगी। फिर अपन देखेंगे कि कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई हो, कोई भी ऐसी चीज शामिल नहीं की गई हो जो एक्चुअल में वास्तव में हुई ही नहीं। तो यहाँ तो क्या, कोई चीज छोड़ी नहीं गई। फिर कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी लेन देन, कोई भी व्यवहार शामिल ना किया गया हो, शामिल ना किया गया हो जो वास्तव में हुआ ही नहीं, जो वास्तव में हुआ ही ना हो। ठीक है, तो 4 चीजें अभी तक हमने पढ़ी। पहली चीज वापस बताइएगा, इंपॉर्टेंट चीजें ये लेखे तैयार किए गए हैं, प्रविष्टियों के आधार पर होना चाहिए। प्रविष्टियों के लिए हमारे पास एविडेंस मौजूद होने चाहिए, कोई भी लेन देन छोड़ा नहीं गया हो, जो भी लेन देन शामिल किए गए हैं तो कोई ऐसा लेन देन उसमें शामिल ना कर लिया गया हो जो वास्तव में हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं जो भी आपके वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, वित्तीय विवरण लेखांकन मानकों के आधार पर, लेखांकन मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं, आधार पर तैयार किए गए हैं। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह एक वर्ड है लेखांकन मानक, आगे की हमारी जो भी क्लास होने वाली है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है हमारे पास, लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है, जब भी आप वित्तीय विवरण बनाते हो तो कई नियम होते हैं, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। उनको फॉलो करने के बाद अपन वित्तीय विवरण बनाए। तो एक ऑडिटर का ये भी काम होता है, वो चेक करता है कि क्या वित्तीय विवरण बनाते समय लेखांकन मानकों का पालन किया गया है या फिर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हम मेनली चीजें यहाँ पर अंकेक्षण के अंदर देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और होती है, मेन चीजें। तो आई होप यहाँ पर आपको यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आई हो। ठीक है, अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए उसको ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ तक आप चाहे तो उतार सकते हैं।